थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच राठौर भाई, बहुत शानदार वेलकम के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं कर पा रहा हूँ उस सबके पीछे बहुत बड़ा योगदान आपका है। मतलब ये जितने भी लोग, आज 1000 लोग पार्टिसिपेंट हैं, अगर वो ये सारी मीटिंग्स, ये इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं तो उसमें खालिद भाई और राठौर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के, अपने बिजनेस के आवर्स में से समय निकाल करके ये लोग आप लोगों के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इन्हीं लोगों के रिकॉग्निशन से। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैप करेंगे हम राठौर भाई और खालिद भाई, और सभी लोग अपने लिए भी क्लैप करेंगे और अपने कंधे पे हाथ रख के अपने आप को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप उन 1000 लोगों में से हैं जिन्होंने आज सफल होने का निर्णय लिया और उन 1000 लोगों में सबसे आगे आए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले 2 दिन में जो हम लोगों ने सीखा वो जाना कि सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना फ्यूचर पोटेंशियल है। और दूसरे दिन हमने सोचा कि वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग का एक अभिन्न अंग है वेस्टीज। बहुत सारी कंपनियां हैं और मैं हमेशा कदर करता हूं सभी कंपनीज की जो एथिकल तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो हम सभी लोग मिलकर, वेस्टीज और अन्य कंपनियां मिलकर के हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल हो सकता है वो हमने पहले दिन जाना। दूसरे दिन हमने सीखा कि क्यों वेस्टीज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या ऐसा है जो वेस्टीज को यूनिक बनाता है। तो कल हमने वेस्टीज के बारे में सब कुछ समझा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है आप और हम यानी मैं आप सब लोगों के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। हु वी आर, हम कौन हैं और हम अपने लिए क्या चाहते हैं और हम इस धरती पे आए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस बारे में आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज खालिद जी स्लाइड आगे। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं। मैं उनके बारे में आपको हल्का सा बताऊंगा, हालांकि ये जितने भी चेहरे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आपने फोटोग्राफ देखा, हम सबके चहेते, हम सबके अजीज, हम सबके मेंटर, हम सबके आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। दोस्तों ये एक महान शख्सियत है हमारी नजरों में और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा बने, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा बने। हम सभी चाहते हैं कि हम इनके जैसे महान बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। दूसरा जो फोटोग्राफ आप लोगों के सामने है वो है माइकल फेल्प्स। दोस्तों किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करना ओलंपिक के अंदर, ये दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जैसे वेस्टीज में हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है DUCD बनना, और या मैं इसे और आगे लेके जाऊं तो एम्बेसडर बनना। तो इसी तरीके से हर एथलीट का दोस्तों, लोग कितने खून पसीना बहाते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनका एक ड्रीम होता है कि वो अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने लिए गोल्ड मेडल लेके आए। और दोस्तों ये माइकल फेल्प्स, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, हिंदुस्तान में अगर क्रिकेट के नाम को बोला जाता है तो दिल की तरह सचिन तेंदुलकर हमारे दिलों में धड़कते हैं। इसके अलावा एक पर्सनैलिटी है दोस्तों आपके सामने, उनका नाम है ब्रूस ली। मैंने 4 फोटोग्राफ कुछ सोच कर लिए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं सफल जिनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर सकता हूं, बट ये 4 लोग कुछ खास हैं, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। जिससे सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। हिंदुस्तान का प्रथम व्यक्ति बोला जाता है राष्ट्रपति को, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका जो जन्म हुआ वो साउथ में एक छोटे से गांव के अंदर हुआ। इन्होंने न्यूज़पेपर सप्लाई किए, इन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, और दोस्तों हिंदुस्तान को सबसे स्ट्रॉन्ग एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम दिया। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और ना सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि एक मिसाल रहे हैं जिंदगी जीने की। जब ये राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और जब ये वापस आए तो इनके पास सिर्फ एक सूटकेस था और इनके अकाउंट में कुछ हजार रुपए थे जो सैलरी के थे। दोस्तों इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी इन्होंने जो देश के लिए किया वो आदरणीय है। ऐसी शख्सियत के बारे में अगर जितना सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिले वो कम है। दोस्तों एक लिविंग लीजेंड है, इनसे हम जितना सीख सकते हैं उतना कम है। इन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को, इंडियन आर्मी को इतना मजबूत बनाया और उसके अलावा देश को एज अ राष्ट्रपति सर्व किया। एक महान शख्सियत। मैं माइकल फेल्प्स की अगर बात करूं तो 28 मेडल जीते हैं दोस्तों इस खिलाड़ी ने, 28 मेडल। बहुत सारी कंट्री ऐसी नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे नहीं है जितने मेडल इन्होंने अकेले जीते हैं। माइकल फेल्प्स के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, इनको एक प्रॉब्लम थी, हर साल इनका मेडिकल चेकअप होता था। किसी भी व्यक्ति के जो हाथ होते हैं वो उसके शरीर के प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, लेकिन इनके हाथ एक एवरेज इंसान के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ गए।
जिससे इनकी ग्रोथ और इनके मेजर ऑर्गन्स डेवलप होने में बहुत प्रॉब्लम हुई और इनको हर साल एक सीवियर मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होता था। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इनके लंबे होते हुए हाथ। और दोस्तों इनकी इन्हीं कमजोरी को इन्होंने अपनी पावर में बदल दिया और ये दुनिया के सबसे सफलतम तैराक के रूप में बन के निकले। और दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हुआ कि इनके मन में आया इनके लंबे हाथ हैं इसलिए तैराक बन गए। इस नंबर 1 खिताब को पाने के लिए इन्होंने लगातार 16 साल 8 घंटे रोजाना प्रैक्टिस की है। 8 घंटे पानी के अंदर रोजाना रहना दोस्तों, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक आम आदमी के लिए सोचना भी संभव नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर आप 4 घंटे से ज्यादा रोजाना पानी में रहेंगे तो आपकी जो खाल है, जो स्किन है, वो गल जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो फूली फूली सी हो जाती है। बचपन में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नदी में, तालाब में या ट्यूबवेल में नहाए हैं 1-1 घंटे, 2-2 घंटे? मैं तो नहाया हूं, राइट। जब हम 2-2 घंटे नहाने के बाद निकलते थे तो हमारी जो स्किन होती थी वो फूली फूली सी हो जाती थी। दोस्तों ये 8 घंटे रोजाना अनस्टॉपेबल इन्होंने प्रैक्टिस करी है और इसके साथ ही साथ 50 मील ये तैरा करते थे हर हफ्ते, 50 माइल्स पर वीक। दोस्तों ये अपने आप में एक अलग बेंचमार्क है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इनकी खूबी, दोस्तों एक एवरेज इंडियन जो होता है वो लगभग 2000 कैलोरी, कोई भी आम इंसान जो रोजाना खाना खाता है वो लगभग 2000 कैलोरीज खाता है और वो 2000 कैलोरीज हमें बर्न करनी होती है। अगर मैं बात करूं इंडियंस की तो हम थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं, 2.5 से 3000 या 3500 कैलोरीज भी हम खाते हैं। दोस्तों माइकल फेल्प्स 12000 कैलोरी रोज इनटेक करते थे, 12000, और वो 12000 कैलोरी बर्न भी किया करते थे, इतनी मेहनत वो किया करते थे। और दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने 8 प्रतियोगिता खेली और 8 की 8 में इन्होंने मेडल जीता। एक पत्रकार ने इनको मजाक मजाक में बोल दिया कि आप तो बहुत किस्मत वाले हो, तो माइकल फेल्प्स ने बोला किस्मत वाले आप भी बन सकते हैं अगर आप रोजाना 8 घंटे किसी भी काम की प्रैक्टिस करें, कमिटमेंट के साथ करें, जुनून की हद के परे जाकर के करें और लगातार ऐसा 16 साल करें तो आप भी किस्मत वाले बन सकते हैं। दोस्तों ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं इनका दिमाग दूसरे तरीके से चलता है और जो आम आदमी होते हैं उनका दिमाग दूसरे तरीके से चलता है, जो आज हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। ये सचिन तेंदुलकर को देख रहे होंगे आप। सचिन तेंदुलकर अगर इनको 101 या 102 बुखार भी होता था तो सुबह आप इन्हें स्टेडियम में पाएंगे। जिस दिन इन्होंने रिटायरमेंट लिया था वो पहला दिन था जब इन्होंने जिम जाकर के प्रैक्टिस नहीं करी थी। दोस्तों अनस्टॉपेबल सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जाता है कि ये जितना मैच के अंदर कमिटमेंट और पैशन के साथ खेलते थे उससे भी कई गुना ज्यादा ये प्रैक्टिस के अंदर कमिटमेंट और पैशन के साथ खेला करते थे। आज इनकी सफलता के पीछे इनका जो पैशन है, जुनून है, जो प्रैक्टिस करने की आदत है, एक लॉन्ग टर्म प्ले, लॉन्ग टर्म एटीट्यूड, इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। दोस्तों मुझे आज भी याद है 16 साल की उम्र में वो खेला गया इनके द्वारा जो मैच था पाकिस्तान में, जब वकार यूनिस और इमरान खान जैसे लोग बॉल कर रहे थे और इनकी नाक पे आके बॉल लगा था और इनका पूरा जो बॉडी था वो खून से लथपथ हो गया था। दोस्तों अगर कोई आम इंसान होता तो शायद उस समय उस क्रिकेट ग्राउंड को छोड़ के चला जाता। और इनफैक्ट सिद्धू ने बोला भी था, बोले तुम जिंदे बचोगे तो खेलोगे ना, वापस चले जाओ। लेकिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक बात बोली, मैं खेलेगा, चाहे जो हो जाए मैं खेलेगा। दोस्तों इस तरह का कमिटमेंट हमें चाहिए होता है सफलता के लिए। अगला जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसका नाम है ब्रूस ली। दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर ब्रूस ली की फिल्मों को अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें स्लो मोशन में देखना होगा आपको। आप ब्रूस ली को लाइव नहीं देख सकते, उनके एक्शंस कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शख्सियत ये 11 सेकंड के अंदर 15 घूंसे मारते और एक लात मार देते हैं। इनका जो अपोजिशन में खेलने वाला होता है उसे यही समझ में नहीं आता कहां से घूंसा आएगा और कहां से लात पड़ेगी। और इसके लिए दोस्तों ये 5000 घूंसे और 5000 लात की प्रैक्टिस किया करते थे पर डे। लगभग 8 से 10 घंटे की इनकी प्रैक्टिस होती थी। और इनके बारे में एक चीज बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इनका ड्रीम था कि ये यूएस आर्मी ज्वाइन करें और इनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनका जो आई साइट है, जो इनकी आंखों की क्षमता है, वो -9 डिग्री है। दोस्तों अगर ये कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मा ना लगाएं तो अपने सामने खड़े हुए आदमी को भी ढंग से देख नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ थी। और दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ थी, इनका एक पैर 2.5 इंच छोटा था दूसरे पैर से। और मेडिकल साइंस कहता है कि अगर किसी के साथ ये दिक्कत हो जाए तो वो इंसान लंबे समय तक खड़ा भी नहीं हो सकता। किक मारने की प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब आपके दोनों पैरों में इतना गैप होता है, मार्जिनल गैप हर आदमी के पैर में होता है, माइक्रोमीटर्स में हर आदमी का पैर लंबा या छोटा होता है, बट 2.5 इंच का जो गैप होता है दोस्तों, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। और दोस्तों ये दो वो बड़े चैलेंजेस है जिसके करके कोई
मार्शल आर्ट तो छोड़ दो दोस्तों, खड़े होने की बात नहीं सोच सकता, कहीं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कैरियर नहीं बना सकता। इनके पास बहुत बड़ा रीजन था अपने आपको विक्टिम साबित करने का और गिव अप कर देने का। लेकिन दोस्तों ये वो शख्सियत है, ये वो जुनूनी खूंखार पागल इंसान है जिसने ठान लिया कि अगर मार्शल आर्ट का नाम इस पूरी दुनिया में लिया जाएगा तो लोग ब्रूस ली को जरूर जानेंगे। दोस्तों ये इतने जुनूनी लेवल पे प्रैक्टिस किया करते थे कि इन्होंने अपनी पसीनों की ग्रंथि यानी स्वेटिंग ग्लैंड ही अपने शरीर में से निकलवा दिया था। क्योंकि लगातार 9-9 10-10 घंटे जब आदमी इस खतरनाक लेवल पे प्रैक्टिस करता है तो बहुत एक्यूट लेवल पे स्वेटिंग होती है, और वो स्वेटिंग इनके शरीर को डिहाइड्रेट ना कर दे, उस स्वेटिंग ग्लैंड को इन्होंने निकलवा दिया। इस जुनून के लेवल पे जाके दोस्तों इन लोगों ने काम किया है, प्रैक्टिस की है। यही रीजन है कि आज राजीव शर्मा ने ये लोगों की फोटो प्रेजेंटेशन स्लाइड में लगाई है और ये 1000 लोग इनको देख रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा फोटो भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेजेंटेशन स्लाइड में लगे और दुनिया हमारे बारे में इस तरीके से जाने। तो दोस्तों ये वो जुनूनी लोग हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और मैं आपको अगली फोटो में दिखाऊंगा, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोगों की बहुत भरमार है। नेक्स्ट स्लाइड पेज के ऊपर हम आएंगे। हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जो सर पकड़ के रोते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो अपलाइन ही खराब है, मेरे तो ये है, मेरा वो है, मेरे माता पिता खराब है। दोस्तों ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और पहले वाले भी ह्यूमन बीइंग्स थे। दोनों में अंतर क्या है, आज हम उस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति इतना हताश हो जाता है कि वो सुसाइड जैसी चीज भी अटेम्प्ट कर लेता है, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, नेचर ने उन्हें वो विपरीत परिस्थितियां दी हैं, वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ भी वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं। वो क्या चीज है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को इतना अनस्टॉपेबल बनाती है? कितने लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे, सो दैट मुझे पता लगेगा कि लोग एक्टिव भी हैं या नहीं है। या तो डिजिटल हैंड रेज करेंगे या फिर चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे। दोस्तों पहले जागरण होता था तो जोर से बोलो जय माता की बुलवाया जाता था कि लोग सो तो नहीं रहे, लेकिन जूम के अंदर या तो हैंड रेज करवाया जाता है या यस चेक किया जाता है। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग अभी एक्टिव हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अटेंटिव है सभी लोग, शानदार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव। आगे बढ़ते हैं। खालिद भाई हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों हम इससे पहले कि कुछ भी सीखें, हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे। हम किसी को भी अगर हम चाहे भगवान को पूछते हो, हम चाहे अल्लाह को पूछते हो, हम चाहे वाहे गुरु को पूछते हो, हम किसी को भी पूछते हो, एक चीज हर धर्म ग्रंथ साबित करता है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, चाहे मैं भगवान को मानूं या अल्लाह को मानूं, ऐसा कहा जाता है सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कि भगवान ने या ऊपर वाले ने या मदर यूनिवर्स ने, नेचर ने, हम जिसको भी मानते हैं, अपना एक सब्सटेंस हमारे बीच में छोड़ा है, हमारे सबके अंदर छोड़ा है, जो मदद करता है हमें उसके जैसा बनने के लिए। दोस्तों ये गोल्डन लाइन है, हर व्यक्ति के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने अपना एक पार्टिकल छोड़ा है जो हमें मदद करता है उसके जैसा बनने के लिए। और दोस्तों उसका नाम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दीपक सर अपनी मीटिंग्स और सेमिनार में एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैं शॉर्ट में उसे रिपीट करूंगा। दीपक सर बोलते हैं जब इंसान को बनाया गया तो ऊपर जो जितने भी देवता है, भगवान है, फरिश्ते हैं, उन्होंने बोला कि कैसे इसे हम पावरफुल बनाएं, इसकी ताकत को हम कहाँ रखें जिससे कि ये नुकसान भी ना पहुंचाए लेकिन ये पावरफुल भी बन सके। तो दोस्तों नटशेल में बोलूं, सबने सोचा पृथ्वी में छुपा देते हैं, आसमान में छुपा देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि ये इंसान है, कहीं भी पहुंच जाएगा, इसे ऐसी जगह रखो जहां ये आसानी से ना पहुंच सके, और अगर पहुंच गया तो ये सर्वशक्तिमान बन जाए। तो दोस्तों उस ताकत को जो ऊपर वाले ने हमें दी है वो हमारे दिमाग के अंदर डाल दिया गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया गया। हम पहली बात तो वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम उलझ जाते हैं दुनिया की बहुत सारी चीजों के अंदर, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, हम माइकल फेल्प्स बन सकते हैं, हम सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, हम ब्रूस ली बन सकते हैं, हम गौतम बाली बन सकते हैं, हम दीपक सूद बन सकते हैं, हम सिद्धार्थ सिंह बन सकते हैं, बशर्ते हमें वो पावर को पहचानना होगा विच इज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छिपी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा सा आज पूरे विस्तार से समझेंगे।
दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की, तो हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। ये फोटो आप लोगों के सामने होगा, समुद्र में आपने आइसबर्ग देखे होंगे। आइसबर्ग मतलब बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़। टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, इसी आइसबर्ग से टकरा करके वो जहाज पूरा चकनाचूर हो गया था। दोस्तों इसकी एक खूबी है, ये जितना ऊपर दिख रहा होता है उसका कम से कम 50 गुना या 100 गुना तक ये पानी के नीचे होता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो थॉट है, हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारा दिमाग है, जितना कॉन्शियस माइंड विजिबल है उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसे और थोड़ा सा विस्तार से और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमारे दिमाग है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। और इसे और थोड़ा सा विस्तार से समझें कि जो चीजें हम रिपीटेडली करते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। कितने लोगों ने साइकिल चलाना आता है, कितने लोगों को, कितने लोगों को मोटरसाइकिल चलाना आता है और कितने लोगों को कार चलाना आता है? एक बार जरा गौर कीजिए, जब आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाई थी या पहली बार साइकिल चलाई थी या पहली बार हमने कार चलाई थी, या बहुत सारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं, पहली बार जब हमने रोटी बनाई थी, तो वो गोल गोल रोटी कैसे भारत पाकिस्तान का नक्शा बना था। तो जब हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं तो वो हमारे चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, कॉन्शियस माइंड उसे सीख रहा होता है, तो हम उसमें उतने परफेक्ट नहीं होते। लेकिन जब कोई भी नियम, कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो ऑटो मोड में हो जाती है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि सोते समय भी हम सांस ले रहे होते हैं, सोते समय भी हमारा लीवर काम कर रहा होता है, सोते समय भी हमारे फेफड़े काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं। जैसे अभी हम ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में, हम इसे एनालाइज करेंगे। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा एनालिटिकल होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा थ्योरी के ऊपर काम करता है। इसकी कुछ खूबी मैं आपको लोगों के थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। दोस्तों कॉन्शियस माइंड लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस और पिक्चर्स की भाषा को जानता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा आलू, तो आलू जब मैं आपको बोलूंगा तो हमें आलू कॉन्शियस माइंड में कुछ लोग इसे पोटैटो सोच सकते हैं, कुछ लोग इसे आलू बोल सकते हैं, कुछ लोग गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में, सब अलग अलग सोचेंगे, लेकिन इसकी जो पिक्चर बनेगी वो सभी के दिमाग में सेम बनेगी। यानी सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को समझता है। अब मैं थोड़ा सा अपने दिमाग के बारे में, इसकी कैपेसिटी के बारे में समझते हैं। दोस्तों हमारा जो दिमाग है इसकी कैपेसिटी लगभग 2500 टीबी होती है। अगर मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो 25 लाख जीबी, 25 लाख जीबी आज की डेट में जो हमारे मोबाइल फोन होते हैं 64 जीबी होते हैं या 32 जीबी होते हैं, हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं 200-250 जीबी होते हैं। हमारे जो दिमाग की कैपेसिटी है वो 25 लाख जीबी है। एक एवरेज आदमी 2 से 3% अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर सकता है, और जो बहुत जीनियस लोग होते हैं वो 3-3, 4-4% लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों आगे फर्दर और अपने दिमाग को समझेंगे, ये बड़ी अमेजिंग चीज है, इसमें जितना स्टडी करो उतना कम है। हमारा जो दिमाग है ये बना होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स फर्दर और अगर इसे स्टडी करेंगे तो 4-5 पोर्शन होते हैं, और हमारे शरीर दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स पोर्शन वाइज डिवाइडेड होते हैं। जैसे हमारे दिमाग के 5 हिस्से होते हैं और हर हिस्से में कुछ न्यूरॉन्स हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में जिस पोर्शन में ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो उसमें माहिर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की जो ड्राइंग होती है वो बड़ी शानदार होती है, आप उन्हें सिखाएं या ना सिखाएं वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। कुछ लोगों का एथलीट माइंडसेट होता है, मतलब आप उन्हें ट्रेनिंग ना भी दो वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, एथलीट होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कुछ लोग बच्चे पढ़ने में बहुत मेधावी होते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि एमपी में एक लड़की है जिसके माता पिता लेबर का काम किया करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। वो दिन में अपने माता पिता के साथ ईंटें और मसाला ढोती थी और रात को वो पढ़ाई करती थी, और उसने बहुत बड़ी रैंक के साथ उसने पहले तो 10th पास किया, फिर 12th पास किया। तो दोस्तों ये सारा गेम न्यूरॉन्स का होता है कि आपके किस पोर्शन में ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, आप ऑटोमेटिक उस फील्ड में आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। आगे किसी मीटिंग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक मजेदार फैक्ट ये है, अभी रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि आप अपने न्यूरॉन्स को बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अगर वो एथलीट बनना चाहता है तो वो जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, हमारा दिमाग उसी हिस्से के अंदर न्यूरॉन्स डेवलप करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये मैंने ओवरव्यू दिया हमारे दिमाग के काम करने का, और हमारा दिमाग पैटर्न्स पे सारी चीजों की एक छोटी छोटी फाइल्स क्रिएट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम पेन ड्राइव में अलग अलग फाइल सेव करके रखते हैं।
जनरली हमारे पास 2-3 पेन ड्राइव होती हैं। अगर हम मूवी देखने के शौकीन है तो एक पेन ड्राइव में हम मूवी इकट्ठी करके रख लेते हैं। अगर हम सॉन्ग सुनने के पैशनेटेड है तो हम एक पेन ड्राइव के अंदर अच्छे अच्छे गाने इकट्ठे करके रख लेते हैं। और अगर हम वेस्टिजियन है तो हमने देखा होगा कि हम एक पेन ड्राइव के अंदर तरह तरह की प्रेजेंटेशन, तरह तरह की वीडियोज इकट्ठी कर लेते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमारा दिमाग भी कुछ फाइलें बनाता है अपने अंदर और उन्हें स्टोर कर लेता है, और यही फाइलें दोस्तों हमारा पैटर्न कहलाती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम सभी के घर में कुछ रीति रिवाज होते हैं जब से हम पैदा होते हैं, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो हम कुछ चीजें धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं। जैसे हर फैमिली के अपने अपने रिचुअल्स हैं जो हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। दोस्तों दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल से चर्चा करूंगा। तो कुल मिला के हमने अपने दिमाग को समझा और हमने अब तक ये जाना कि सबकॉन्शियस माइंड हमें बहुत पावरफुल बना सकता है और सबकॉन्शियस माइंड से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इस थ्योरी को थोड़ा सा और विस्तार से जानने के लिए समझते हैं। इस थ्योरी के ऊपर एक साइंटिस्ट रहे हैं, निकोलस टेस्ला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि YouTube पे जाइए और निकोलस टेस्ला टाइप करके आप इनके बारे में पढ़िए। ये वो आदमी है जिसने बहुत सारे आविष्कार किए। ये वो साइंटिस्ट थे जो बिजली को वायरलेस ट्रांसमिट करना चाहते थे, यानी बिना तार के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते थे। और इस तरह के इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, और इन्होंने एक नियम बताया जिसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप बहुत सारे लोगों से इनके बारे में सुनते होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे वीडियोस हमने देखे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो भी सोचेंगे और जो भी चाहेंगे हम उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इन्होंने इसे बहुत माइक्रो लेवल पे समझाया था। बड़ी बेसिक सी केमिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हम जिस भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, फिजिकल यानी भौतिक चीजों को जिनको भी अट्रैक्ट करते हैं, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे देख करके हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। दोस्तों इस जगत में कोई भी भौतिक चीज, भौतिक मतलब फिजिकल, जिसे हम छू सकते हैं, वो किसी ना किसी मेटल की या किसी पदार्थ की बनी होती है। राइट? ये बड़ा सिंपल सा फिजिक्स केमिस्ट्री है। जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते वो बातों से समझ जाएं, और क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं किसी से भी। कोई भी वस्तु या तो किसी पदार्थ से बनी होती है या किसी मेटल से बनी होती है। और दोस्तों अगर आप इसे आगे डिवाइड करेंगे तो कोई भी मेटल या पदार्थ किसी ना किसी एटम से, मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, और एटम को अगर आप तोड़ेंगे, उसे फर्दर तोड़ेंगे, तो 3 चीजें निकल के आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कुछ नहीं होते, सिर्फ ऊर्जा होती है। यानी अगर मैं मेरे हाथ में जो पेन है, अगर मैं इस पेन को देखूं तो ये या तो प्लास्टिक से बना है, या लोहे से बना है, या स्टील से बना है। तो आप इसे जितना ज्यादा तोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में हमें 3 चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी हर चीज इस धरती पे ऊर्जा से बनी हुई है। और दोस्तों ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जिस तरह की चीज को हम आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, नेचर वो चीज हमारे लिए, हमारे पास भेजना शुरू कर देती है। मैं अगर इसे देसी भाषा में बात करूं दोस्तों, हम अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे। हम सभी लोग एक चुंबक की तरह होते हैं। हम चुंबक की तरह होते हैं और हम हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, ये बहुत समझने वाली बात है। दोस्तों हर आदमी सिर्फ अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसकी लाइफ में कुछ बुरी चीजें आ जाती हैं जो उसने कभी अट्रैक्ट ही नहीं की थी। दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड के ऊपर ऐसा क्यों होता है। पहले हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं कुछ अच्छा अट्रैक्ट करने की। जब हमें नियम पता है कि हम एक मैग्नेट हैं और हम जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आज उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो राठौर जी प्लीज वो वीडियो प्ले कर देना जिसमें जो कल आपने मुझे एडिट करके दिया था विजुअलाइजेशन के ऊपर। दोस्तों जितना ज्यादा हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे और अपनी इमोशंस को जोड़ेंगे, जैसे अभी एक वीडियो आपके सामने प्ले होगा, उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे घर, गाड़ियां और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इमोशंस के साथ उनको देखिएगा। आप ऐसी फीलिंग करो कि आप उस घर के अंदर हैं, आप उस गाड़ी के अंदर हैं। दोस्तों विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, हमें आज तक ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया। हमें नया सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और धीरे धीरे हम भी परफेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर जितनी गाड़ियां, घर, ये सोचना है कि हम इनके अंदर रह रहे हैं। ये गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूं या मैं पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूं।
अभी जब ये वीडियो प्ले हो रहा था तो हमारे एक साथी ने मुझे कमेंट किया कि सर बहुत डर लगता है इतने बड़े सपने देखने में। ये फैक्ट है। इस गाने को देखने के बाद एक गाना मुझे याद आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में और दिल में हलचल होनी शुरू हो गई होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या मेरी भी किस्मत इतनी बड़ी हो सकती है। कुछ लोगों को डर लग रहा होगा, यार ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब अजीब अजीब तरह की चीजें लोगों के दिमाग में और दिल में चलनी शुरू हो गई होंगी, और मैं चाहता हूं कि ये हलचल मचे। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाती है। दोस्त, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाले ने हमें वो सारी पावर दी है, हम इस तरह की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, वो क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। और दोस्तों, वो सबसे बड़ी चीज है, वो है प्रोग्रामिंग, जो आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे चलते हुए हम लोग इसमें और गहराई से नीचे उतरते जाएंगे। अब हमने देखा, सर प्लीज कम बैक टू द स्लाइड। दोस्तों, हम चाहते सब ऐसा है, लेकिन वो अट्रैक्शन की टेक्निक हमारे पास नहीं होती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं, दुख झेल रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। इसके पीछे मैं नटशेल में बता देता हूं, डिटेल में आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, उसके पीछे रीजन है मॉडलिंग प्रोग्रामिंग, जो हमने पीछे अब तक सीखी है। आपने कहावत सुनी होगी, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि गरीब और ज्यादा गरीब लोगों की प्रोग्रामिंग को सीखते जाते हैं, और अमीर और ज्यादा अमीर लोगों की प्रोग्रामिंग को सीखते जाते हैं। और कुछ जुनूनी और कुछ दीवाने और कुछ पागल ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग को तोड़कर अपने आप को अमीर बनने के लिए तैयार कर लेते हैं। और ये 1000 लोग तो हम 100% श्योर ये वही जुनूनी और पागल और दीवाने लोग हैं कि अपनी उस पास्ट प्रोग्रामिंग को तोड़ेंगे और अमीर बनने की दिशा में कदम उठाना शुरू करेंगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल लोग जो मैंने पीछे वीडियो आपके साथ शेयर की, वो उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन एक आम आदमी अपने पास्ट के क्राइसिस की तरह, अभाव के कारण, प्रोग्रामिंग के कारण कुछ चीजों को अपने अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डर, जिसे हम बोलते हैं जलन, ईर्ष्या। कुछ लोग एंगर, बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, और कुछ लोग इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जब ये भावनाएं हमारे ऊपर काबू पा लेती हैं, मैं इस तरह के जब ट्रेनिंग सेशन करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली अप्रोच करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, और वो मुझसे जब डिस्कस करते हैं, तो आप किसी भी डिप्रेशन के मरीज को अगर देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि फियर, जेलस, गुस्सा, इनसिक्योरिटी उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है दोस्तों, वो डिप्रेशन में नीचे की तरफ चला जाता है। और वो अगर कितना भी अमीर क्यों ना सही, वो भी दोस्तों गरीबी की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और अमीर गरीब से यहाँ पे प्लीज पैसे को ना लें। अमीर गरीब पैसे से मत तोलना। अमीर गरीब से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे पास पैसा है सही सोर्स से, अगर हमारे पास सफलता है, और अगर हमारे पास अच्छे रिलेशन है, तो हम अमीर हैं। अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है और रिलेशन नहीं है, तो मेरी नजर में वो अमीर नहीं है, वो गरीब है। और वो अमीर और गरीब से भी बदतर है। तो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा, हमारे पास बहुत शानदार अच्छे रिलेशन, और हमारे पास पॉजिटिव माइंडसेट, ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तब हम अमीर कहलाते हैं। और दोस्तों, ज्यादातर लोग इन भावनाओं के शिकार होते हैं, और इन भावनाओं के शिकार होने की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। अगर हम डरते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हम सभी लोगों की जिंदगी में एक ऐसा जल्लाद नाना पाटेकर है, जिसका नाम है हमारा अपलाइन, जिसका इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप सफल हो जाएं, आपकी मर्सिडीज आ जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में साइन अप कराया है, नंबर 1, और नंबर 2, जिनके साथ भी आप मिलकर काम कर रहे हैं, आप इन दो जल्लादों को थैंक यू सो मच लिखेंगे अगर आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, उनका काम करने का तरीका गलत हो सकता है। शायद आज आपको ऐसा लगता हो कि नाना पाटेकर की तरह बहुत गलत काम करवा रहा है हमसे, जिस चीज में हमें डर लग रहा है हमसे, फिर भी वही करवा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इंटेंशन देखेंगे उस जल्लाद की, तो उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी सी है कि आप सफल हो जाएं। तो आज आप अपने स्पॉन्सर, जिसने आपको ये बिजनेस साइन अप कराया, वो इस बिजनेस में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको थैंक यू बोलेंगे ये बिजनेस देने के लिए, और जो भी अपलाइन आपके साथ में काम कर रहे हैं, आप उनको थैंक यू सो मच लिखेंगे। और एक लाइन, अगर आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, अब मैं आप आने वाले समय में आपसे वो काम करवाऊंगा जिससे हमारा दिमाग नहीं मानेगा, हमारा दिमाग ये करने को अलाउड नहीं करेगा, लेकिन बस अगर करते जाओगे तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो आप अपने
उस मेंटर, उस अपलाइन को लिख के बोलेंगे थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगर हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। मैं आज से उन मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि आप मेरी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये मैसेज टाइप कर सकते हैं तो आप अगले करोड़पति बन सकते हैं। इस दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। ये मैं बताऊंगा आगे के सेशन में जो परसों हम लोग करेंगे, मैंने ऐसा क्यों करवाया। तो दोस्तों, जैसा एक साथी ने कमेंट किया था कि सर बहुत डर लगता है बड़ा सोचने में, एक चीज मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके बोलना चाहूंगा, अपने सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज फिजिकली जब भी आई है उससे पहले वो दिमाग में बनी है। ताजमहल जमीन पे आया उससे पहले वो किसी के दिमाग में बना। कोई भी गाड़ी अगर फिजिकली आई तो वो पहले दिमाग में बनी। आज वेस्टीज जैसी सुंदर कंपनी अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो दीपक सर, बाली सर, कन्वर्ट सर की दिमाग में आई। तो दोस्त, अगर आपकी सफलता को अगर आना है तो सबसे पहले उसे दिमाग में आना होगा। और दोस्त, इतने सुंदर घर में आपके बच्चे रह सके, आपकी फैमिली रह सके, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नियम सर हर जगह लागू होते हैं, ये वेस्टीज के अलावा हर जगह लागू होते हैं। आप किसी भी सफल आदमी से आप पढ़ो, धीरू भाई अंबानी को, आप पढ़ो सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि कितना लंबा इंतजार किया उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के लिए। वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी उनके हाथ में आने से पहले न जाने कितनी रातों को उनके दिमाग में आई होगी। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन हमें सीखना होगा, अच्छा विजुअलाइजेशन, खराब विजुअलाइजेशन हमें छोड़ना होगा। और वो कैसे छोड़ेंगे उसकी चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। हम स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा होता क्यों है, तो उस चीज को समझने के लिए हम स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। हमारी जिंदगी जो ड्राइव होती है वो हमारे विचारों से ड्राइव होती है। एक सर्वे किया गया था, दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी जेल हैं उनमें से एक, सभी जेल के अंदर सर्वे किया गया और जो जितने भी कैदी थे लगभग 1000 कैदियों से पूछा गया कि भाई आज आप जो यहां पर हैं आप क्यों हैं। तो जब उनसे बातें की गई और एक उसे सूत्र में पिरोया गया तो उन्होंने बोला कि सर हमारे दिमाग में कोई विचार आया, उस विचार के साथ हमारी इमोशंस जुड़ी और उन विचार और इमोशंस को मिलने के बाद हमने कोई ऐसा एक्शन लिया जिसका नतीजा है कि आज हम तिहाड़ जेल में हैं। आप गौर से इसे देखिए, आपकी जिंदगी में आज जो भी आप हैं, जो भी आपके पास है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई विचार आया। अगर आप आज एक इंजीनियर है तो आपके दिमाग में कहीं से विचार आया कि यार इंजीनियर बन जाऊंगा तो सही रहेगा। उसके बाद इमोशंस उसके साथ अटैच हुई, मेरे पिताजी कितने खुश होंगे, मेरी माताजी कितनी खुश होंगी, मेरी फैमिली कितनी खुश होगी। तो विचार और इमोशन बल्कि आपने तैयारी करी, आपने साइंस साइड लिया, आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद में आपने मेहनत करी और यहाँ पे कुछ चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं जो मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। उसका नतीजा ये है कि आज आप इंजीनियर हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते थे और आज आप इंजीनियर नहीं है, आज आप एक शॉपकीपर हैं, तो विचार आया था, थॉट आया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इमोशंस उस लेवल पे अटैच नहीं हो पाई। मैं अंडरलाइन करके लिख रहा हूं, इमोशंस उस लेवल पे अटैच नहीं हो पाई जिससे आपके एक्शंस कमजोर हो गए और इसका रिजल्ट ये है कि आज आप एक इंजीनियर नहीं, आप एक शॉपकीपर हैं। दोस्तों, ये जो डिसबैलेंस होता है, ये जो फंबल होता है, ये क्यों होता है, अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। वो होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। दोस्तों, आप सब लोग युवराज सिंह के बारे में जानते होंगे। युवराज सिंह को अगर फिजिकली देखा जाए तो वो एक क्रिकेटर नहीं बन सकते थे, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग के जरिए अपने बगीचे को क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया। और जब युवराज सिंह सुबह जल्दी सोकर नहीं उठते थे, वो ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया करते थे। ऐसा करके उन्होंने प्रोग्रामिंग चेंज करी, थॉट क्रिएट करे युवराज सिंह के अंदर, उनकी इमोशंस को अटैच किया और एक्शंस को कन्वर्ट किया। और आज उसका नतीजा है दोस्तों, युवराज सिंह एक अनस्टॉपेबल क्रिकेटर हम लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने एक उदाहरण होगा, ऋतिक रोशन। दोस्तों, ऋतिक रोशन के बारे में अगर आप जानते हो तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरी दुनिया उन्हें एक माचो मैन के नाम से जानती है। डांस उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, बॉडी बिल्डिंग उनसे अच्छी कोई कर नहीं सकता। और आपको मजे की बात बताऊं, उनका जो बॉडी था, फिजिकल स्ट्रक्चर था और उनकी जो हड्डियां थी वो इस तरह की नहीं थी। उनके डॉक्टर्स ने बोला था, आप YouTube पे जाइए, गूगल करिए अबाउट ऋतिक रोशन, वहां से आपको पता लगेगा। उनके डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी हड्डियां इतनी कमजोर है कि आप डांस नहीं कर सकते।
और दोस्तों ऋतिक रोशन ने ठान लिया, बोले डांस तो छोड़ दो, मैं सबसे शानदार बॉडी बिल्डिंग करके दिखाऊंगा। और इसी तरीके से ब्रूस ली को हमने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, जिन्होंने आज जो हमारे साथ परिस्थिति है उनको नकार दिया, यानी अपनी प्रोग्रामिंग को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक नई प्रोग्रामिंग इख्तियार करूंगा और अपने थॉट्स को चेंज करूंगा, उसमें अलग तरीके से इमोशंस को पिरोऊंगा और एक्शन करूंगा और रिजल्ट को एंजॉय करूंगा। दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग को मैं एक दूसरे शब्द में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसे हम बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग को थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। मैं पहले तो आप सब लोगों से अलाइनमेंट लेना चाहता हूं कि आज शायद हम लोग 15 मिनट ज्यादा जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आप लोगों की परमिशन है, बस हाथ खड़ा कर दीजिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अलाउड करेंगे तो मैं 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के शानदार रिस्पॉन्स ने मुझे और मोटिवेट किया। तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग होती है हमारी मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है दोस्तों? हम जहां भी पैदा होते हैं, आपने देखा होगा, सॉरी टू से मैं किसी धार्मिक बात के बारे में बात नहीं करूंगा, हम सब अच्छे हैं, हम सब बहुत शानदार हैं, लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसी कंडीशन में। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, अब एक हॉस्पिटल के अंदर दो बच्चे जन्म लेते हैं। मान लीजिए एक का नाम है, एक मनोज एंड फैमिली है और एक इरफान एंड फैमिली है। अब दो बच्चों का जन्म होता है और दोनों बच्चे इंटरचेंज हो जाते हैं नर्स की गलती से। तो एक बच्चे की परवरिश होती है एक हिंदू फैमिली के अंदर और एक बच्चे की परवरिश होती है एक मुस्लिम फैमिली के अंदर। दोस्तों बाय बर्थ तो वो हिंदू था, लेकिन उसकी परवरिश हुई मुस्लिम फैमिली में, और दूसरा बच्चा बाय बर्थ तो वो मुस्लिम था, बट उसकी परवरिश हुई हिंदू फैमिली में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्त, मैं किसी जाति या धर्म के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, हम सब बहुत शानदार हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्रोग्रामिंग और मॉडलिंग के बारे में। दोस्तों जो बच्चा हिंदू फैमिली में जन्मा, आगे चल के वो नमाज अदा करेगा, आगे चल के वो वहां की रिचुअल्स को सीखेगा, और जो बच्चा पैदा हुआ मुस्लिम फैमिली में, वो आगे चल के पूजा करेगा या जो उसके परिवार में रीति रिवाज होते हैं। यानी जन्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सीखते हैं अपने आसपास से, अपने एनवायरमेंट से। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा, हम अपनी जिंदगी में मोर देन 70% सीखते हैं अपने माँ बाप से। हमारा जो घर होता है और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता है। हमारे जो संस्कार होते हैं वो हम अपने परिवार और अपने घर से सीखते हैं। जो थॉट प्रोसेस हमारे पेरेंट्स का होता है 70% वही थॉट प्रोसेस हमारा होता है। और सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की नहीं है। हम अपनी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे अपने पेरेंट्स के, हम अपने जितने भी सीनियर हमारे जो चाहे वो दादा हो दादी हो, हम सब जिंदगी भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे जो भी उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन हम इस मीटिंग के अंदर जो 1000 के आसपास लोग हैं, हम ज्यादातर बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली को या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को। और दोस्तों हमारे घर में आजू बाजू किस तरह की चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं पैसे के बारे में, 2-3 डायलॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोग बाद में कमेंट भी कीजिएगा। कुछ चीजें हम बचपन से सीखते हैं, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता, छोटे सपने देखो, बड़े सपने देखने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। दोस्तों बचपन से ये बातें हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, और वो हमारे पेरेंट्स के जरिए क्यों डाली गई हैं? क्योंकि वो भी उसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और दोस्तों इसे और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो पिक्चरें हम देखते हैं, जो सीरियल हम देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जनरली हमारी हिंदी मूवी देखेंगे तो उसमें जनरली आप देखेंगे हीरो को गरीब दिखाया जाता है और विलेन को अमीर दिखाया जाता है। विलेन बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है और हीरो के ऊपर अत्याचार करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में क्या आ जाता है कि अच्छे लोग गरीब होते हैं, संस्कारी होते हैं, और अमीर लोग बुरे होते हैं, वो गलत तरीके से स्मगलिंग करके पैसा कमाते हैं। दोस्तों हमारे देश की फिल्में, सॉरी टू से, आप अगर आई डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम बॉलीवुड मूवी जितनी भी होती हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग को खराब करती हैं। फिल्में अगर देखनी है तो इस तरह की देखो, जैसे जीतन राम मांझी द माउंटेन मैन। फिल्में अगर आपको देखनी है तो बायोग्राफी देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी बनी है, महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी बनी है। फिल्में देखनी है तो हमें बॉर्डर मूवी देखनी चाहिए जो हमारे अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल तोड़ने वाली और बेवफाई वाली और इस तरह की मूवी देखना बंद कर दें। इनमें हमारी जिंदगी के लिए कुछ नहीं है, ये हमारी प्रोग्रामिंग को बर्बाद कर देंगी और हमें गरीब बनने की दिशा में लेके जाएंगे। और इससे भी ज्यादा बेड़ागर करते हैं वो शाम के समय जो आने वाले सीरियल है, जहां दिखाया जाता है कि एक देवरानी कैसे जेठानी का सत्यानाश करेगी, कैसे वो इसके घर को खराब करेगी। दोस्तों ये सब हमारी प्रोग्रामिंग को इफेक्ट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग कब डैमेज हो जाती है और हम गरीबी तो छोड़ दो,
हम पैसा कमा के भी आज सक्सेसफुल नहीं है। इतने समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग आज सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पार्ट पे काम नहीं हो पाता। दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा, ये प्रोग्रामिंग, थॉट, इमोशंस, एक्शंस, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। ये सारी चीजें मिलके डिसाइड करती हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाएंगे, कितनी सफलता हासिल करेंगे और हमारे रिलेशंस किस तरह के होने वाले हैं। और दोस्तों 3 शब्द आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, एक है ब्लूप्रिंट, दूसरा है थर्मोमीटर और तीसरा है थर्मोस्टेट। दोस्तों ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी जिंदगी में डिसाइड कर देती है हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा। ब्लूप्रिंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग से पहले उसका नक्शा बनता है, जब कोई पिक्चर बनती है तो उससे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, कोई भी चीज बनने से पहले उसे पेपर पेन पे उतारा जाता है। और दोस्तों वही ब्लूप्रिंट हमारा भी होता है। आज पैसे को लेकर के हमारा एक ब्लूप्रिंट है, आज रिलेशनशिप को लेकर हमारा एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से समझ लीजिए, जैसे कुछ लोग बहुत कंजर्वेटिव होकर लोगों से मिलते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं ज्यादा अच्छे से बात करूंगा तो ये मेरा फायदा ना उठा ले। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं जो हमारे ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी डिटेल में विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। और एक चीज होती है थर्मोमीटर और एक थर्मोस्टेट। हम सभी लोग एसी के बारे में जानते हैं, एयर कंडीशन के बारे में। जनरली एयर कंडीशन कैसे काम करते हैं कि मान लीजिए हमने अपने कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, तो थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर बताना, और थर्मोस्टेट एक उसके अंदर डिवाइस होता है जो कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है। दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाएगा, जो थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा, और जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, वही थर्मोस्टेट वापस से उस कंप्रेसर को बंद कर देगा। और एयर कंडीशन इस तरीके से काम करता है। दोस्तों आप और मैं भी पैसे के मामले में इसी तरीके से काम करते हैं। हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग और ब्लूप्रिंट के करके हमारा थर्मोस्टेट बन जाता है, फिक्स हो जाता है। इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज ये जितने भी 1000 लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, सुबह सडनली आपको पता लगे कि आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ गए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो खुश हो जाएंगे? वो कोई लॉटरी से हो सकते हैं, वो कोई बैंक की मिस्टेक से हो सकते हैं, और आपको बता दिया जाए कि अब ये आप ही के हैं, अभी आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे 50 करोड़ रुपए। तो कितने लोग खुश होंगे? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे, वीडियो में मैं देख लूंगा, और डिजिटली हैंड रेज करेंगे। क्या बात है, मतलब मजा आ जाएगा जिंदगी में अगर आपको 50 करोड़ रुपए कल सुबह बैंक अकाउंट में मिल जाए। अब कंडीशन नंबर 2, यही चीज मुकेश अंबानी के साथ कर दी जाए, यानी मुकेश अंबानी जब सुबह सो के उठे तो उसे पता लगे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई है, अब उसके पास सिर्फ 50 करोड़ रुपए हैं, तो क्या वो आप ही की तरह मुस्कुराएगा? दोस्तों मुकेश अंबानी का जो थर्मोस्टेट है वो अरबों रुपए के ऊपर है, और हमारा थर्मोस्टेट सिर्फ लाखों रुपए के ऊपर है। और जितना बड़ा थर्मोस्टेट होगा, हम उतने ज्यादा बड़े एफर्ट करेंगे। आज हम सबके जो चहेते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे शिवराज जी हैं। शिवराज जी का थर्मोस्टेट 25 लाख रुपए पे सेट है, 25 लाख रुपए से तो शुरू होता है। तो आज उनके एक्शन देखो, वो क्या क्या कर रहे हैं। टीम आत्मनिर्भर लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैंने ये एग्जांपल दिया, आप देखो अपने अप्लायंस को, वो दिन रात, किसी का अगर 10 लाख रुपए का चेक है, 5 लाख रुपए का चेक है, तो वो और ज्यादा मेहनत करता है। और वहीं एक आदमी को देखो जिसकी सैलरी 25,000 रुपए, और वो तहमद और लुंगी में घर में ऐसा बैठा है जैसे इससे बड़ा राजा कोई नहीं होता। दोस्तों हम जितना बड़ा थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर अपने लिए डिसाइड करेंगे, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इन 1000 लोगों का थर्मोमीटर अगले 3 दिन में मैं कम से कम 1 करोड़ रुपया महीना पे सेट करके जाऊंगा। राइट? तो तैयार रहना, आपकी जिंदगी हराम करने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अपने अप्लायंस से कंप्लेंट कर देना, मेरी चाहे जो कर लेना। आप गलती से आप इस मीटिंग में आ गए हो तो 1 करोड़ रुपए का थर्मोमीटर तो आपको मिनिमम सेट करना पड़ेगा। राइट? तो ये थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इस मीटिंग में अटैच हो गए तो अगले 2 दिन जरूर रहिएगा, क्योंकि अगले 2 दिन आपको सिखाएंगे कि हम अपने थर्मोस्टेट को कैसे ऊपर स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अगले 2 दिन में सीखेंगे। लास्ट में एक स्लाइड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों एक मैस्लोज थ्योरी है, मैस्लोज हायरार्की बोलते हैं हम इसको। मैस्लोज, अब्राहम मैस्लोज एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। 1943 में उन्होंने हायरार्की डिसाइड की। ये मैं आज आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? बहुत सारे लोग अब सोच रहे होंगे कि राजीव सर इतने बड़े बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे को लेके मरेंगे क्या, खाएंगे क्या, गुजारे के लिए तो बहुत थोड़ी सी चीज काफी है। इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो सर वापस स्लाइड के ऊपर जाएंगे, मैस्लोज थ्योरी के ऊपर। तो मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है। दोस्तों ये दिमाग का एक पैटर्न है, ये इसी तरीके से काम करता है और इसी तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप इसमें कोई बदलाव करेंगे तो प्रॉब्लम होगी।
हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, सबसे पहले उसे चाहिए होता है खाना, पानी और रेस्ट। आप देखिए, अगर मैं किसी भी आदमी को ले जाके किसी दूसरे शहर में छोड़ दूं, तो सबसे पहले वो किस चीज का अरेंजमेंट करेगा? खाने का, पानी का और बैठने की जगह का। आप देखिए, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होता है कि हमें खाना मिल जाए, होटल मिल जाए, सो दैट हम रेस्ट कर सकें। जैसे ही हम अपनी जिंदगी में अचीव कर लेते हैं, तो दूसरी चीज हमें चाहिए होती है दोस्तों, सिक्योरिटी। यानी हम चाहते हैं कि हमारा एक घर हो। आप देखो, आप किसी भिखारी को देखना, मतलब बिल्कुल मैं डाउन टू अर्थ बात कर रहा हूं। आप किसी भिखारी को देखना कि जब उसके पास जैसे ही थोड़े से पैसे और खाना आ जाता है, तो वो सड़क के पास कहीं भी किसी टीन शेड के नीचे या पेड़ के नीचे वो अपना रहने का जगह बनाता है। और आप अपने आप को देखो और हमारे फैमिली को देखो, जैसे ही हमारी खाने पीने की अरेंजमेंट पूरी हो जाती है, तो हम सबकी कोशिश क्या होती है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए, चाहे वो किराए का हो चाहे वो अपना। इसका अगला जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है लव एंड बिलोंगिंग। जैसे ही हमारे पास खाना पीना और रहने को मकान होता है, तो हम किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जिसके साथ हम बात कर सकें। वो दोस्तों कोई दोस्त भी हो सकता है, वो हमारे पत्नी या हमारा पति भी हो सकता है। हम कुछ ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनसे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और हम अपने मन की बात कर सकें। जैसे ही दोस्तों ये तीन चीजें हम पा लेते हैं, तो हम चौथी चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने सपने। जो इच्छाएं हमारे अंदर है, वो एक बड़ी अच्छी सोसाइटी के अंदर मकान भी हो सकता है, वो एक शानदार गाड़ी भी हो सकती है। और दोस्तों, जैसे ही हम अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, तो हम पांचवी अवस्था में चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोन, जहां हमारा हमसे मिलन होता है। हम इस धरती पे क्यों आए, हम क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम कैसे इस समाज की सेवा कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं वो किसी ना किसी आश्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये है मैस्लोज हायरार्की। और दोस्तों, ये इसी सिस्टम में होना चाहिए। कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, खाने को खाना नहीं है, जॉब नहीं है और घर नहीं है, और प्यार कर बैठते हैं। यानी पहली और दूसरी अवस्था पार नहीं करी और प्यार कर बैठे कॉलेज में ही। और उन लोगों के साथ फिर क्या होता है, वो आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जब एक गरीब हीरो अपनी अमीर हीरोइन का हाथ मांगने जाता है, तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम नौकरी क्या करते हो? बोले वो तो है नहीं। तुम खिलाओगे क्या मेरी बेटी को? बोले वो मैं कुछ भी मेहनत करके कर लूंगा। यानी उसने मैस्लोज हायरार्की को तोड़ दिया। और दोस्तों, ऐसे लोगों की जिंदगी में आने वाले 2 से 3 साल के अंदर क्या होता है, वो हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोन में जाना है, तो पहले हमें बेसिक नीड पूरी करनी होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, लव एंड बिलोंगिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने सपने पूरे करने होंगे। सपने पूरे करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम सपने पूरे नहीं करेंगे, तब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे समाज को। और लास्ट स्टेज है दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोन। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, अभी पूरी दुनिया में 50% लोग अभी ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो खाने को खाना है और ना रहने को घर है। अफ्रीका में आज भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जब गाय या भैंस गोबर करती है, तो उसमें से गोबर में से गेहूं के दाने निकाल निकाल के वो बेचारे खाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को, अपने भगवान को, अपने खुदा को एक बार हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज उसने हमें इस लायक बनाया कि हमारे पास खाने को खाना है और रहने के लिए घर है। तो दिल से एक बार थैंक यू बोलेंगे हम अपने पेरेंट्स को। और दोस्तों, बात करें अगर मैं सपनों की, तो 95% लोग ऐसे हैं इस धरती पे जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और दोस्त, वेस्टीज बिजनेस हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर काम करके हम इन पांचों जोन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम नौकरी करके क्या पांचों अवस्थाओं को पार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। मेरा पर्सनल मानना यह है कि हम नौकरी से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और दोस्त, अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं, तो बिजनेस में आज इस तरह का कंपटीशन है, मार धाड़ है, ये सारी चोरी चकारी, ये सब चीजों के करके हम उलझ के रह जाते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के चक्कर में। और दोस्तों, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है, लोग बिजनेस करने में इतने खो जाते हैं कि वो अपने रिश्तों को खो बैठते हैं। दोस्तों, वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां हम अपनी जिंदगी की पांचों अवस्थाओं को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो सिस्टम है, मैस्लोज थ्योरी को फॉलो करते हुए हम खुशी खुशी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। और मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि इन 1000 लोगों में से 1000 के 1000 लोग ऐसे बने कि अब से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपका फोटोग्राफ इस तरह की किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका फोटोग्राफ हो, और लोग आपके बारे में सुन रहे हो, और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हो। और ये होगा, अगले 2 दिन इस मीटिंग में बने रहिएगा, क्योंकि वो आदतें जो गरीब लोगों की होती हैं, जिनके करके हम गरीब और असफल हैं, मैं रिप्लेस करवाऊंगा उन आदतों से जो आपको अमीर और सफल बनाएंगी। और दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, इस मीटिंग हॉल में, इस दुनिया में जितने लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं।
भगवान ने, खुदा ने अपना अंश दे करके हमें धरती पर भेजा है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सर अनम्यूट कर दिया सर, वो अनम्यूट हो गए। राजीव सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग महोदय। जी सर, बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पहले 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 14 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की थी मैंने लगातार आपकी, और अब दोबारा से इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। बीच में रोक रहा हूँ राकेश जी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में नए हैं। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी जो भी अचीवमेंट है वो शेयर कीजिएगा। काफी सारे नए लोग हैं जी। जी दोस्तों, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और 20 साल मैंने जॉब की है हरियाणा पुलिस के अंदर। और एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, उससे मेरे ड्रीम बड़े हुए। और उसके अंदर लगभग 7.25 साल के करीब मैंने काम किया, और वहां पर मेरी हाईएस्ट इनकम थी, वो 32,000 थी। और वहीं पर मैंने अपने जॉब को क्विट किया, वीआरएस लिया 20 साल की जॉब के बाद हरियाणा पुलिस से। और अचानक से वो कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें आई, वो कंपनी बंद हुई। और उसके बाद फूड सप्लीमेंट के बारे में देखने का मौका मिला, और बड़ी अच्छी, और हमारी एलओएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, बड़ी शानदार लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। जैसे संजय यादव जी, राज मोहम्मद जी और ग्रोरिस पार्टनर्स, सारे के सारे साथी, विवेक सर और सिद्धार्थ जी, इन सभी की गाइडलाइंस के अंदर सीखते हुए हमने बड़े अच्छे से काम किया। और मैंने वेस्टिज की जो शुरुआत की थी वो एक बाइक से शुरुआत की थी, बजाज की प्लेटिना परचेज की थी। उसके बाद एक कार बुक आई। और साथियों एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब कार बुक लॉन्च हुई थी उस वक्त मेरे पास बजाज की प्लेटिना बाइक थी, कोई कार नहीं थी। उस कार के अंदर लगभग 550 लोगों के फोटो हैं, और लगभग 20 से 25 लोग लग्जरी कार अचीवर है। लेकिन मैंने उसको टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया, और उसकी स्टोरी को रट लिया मैंने, एक स्टोरी को, और उस स्टोरी को बताना शुरू किया। और साथियों अभी लग्जरी कार बुक लॉन्च हुई है, और उसके अंदर मेरा खुद का फोटो आया। यानी कि मैंने 4 जनवरी 2018 को ओडी परचेज की, और आज ओडी को रन कर रहा हूँ। 2.5 लाख के करीब मेरी इनकम है, और बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारी अपलाइंस है, जैसे राजीव सर है, बड़ी शानदार ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर आप बने रहिए। फॉरेन ट्रिप की बात करूं कि अपनी जॉब के अंदर मैं कभी, इसकी जैसी जॉब होती है, बड़ी टाइट प्रोग्राम होता है, कहीं घूमने के लिए नहीं गया था। लेकिन वेस्टिज के आने के बाद 5 बार अकेला, और एक शानदार, बड़ा शानदार राजीव सर के साथ ट्रिप किया था, क्रूज ट्रिप मैडम के साथ, बड़ा अच्छा लगा। और जो भी नेगेटिविटी हमारे सामने आई, जो भी दिक्कतें आई हमारे सामने, उनके अंदर जब परिवार की खुशी होती है, मैडम मेरे साथ थी, वो जब वो खुश थी उस ट्रिप के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। तो आज बड़ी अच्छा लग रहा है, और बड़ा शानदार लग रहा है। और राजीव सर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको फॉलो कीजिए। मैंने इनकी ट्रेनिंग के अंदर से भी एक ट्रेनिंग तैयार की है, बड़ी अच्छे लगे। और जब मैं उसको प्रैक्टिस किया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमें ट्रेंड कर रहे हैं कि काम करने के लिए, बड़ी ग्रोथ के लिए राजीव सर ने ये बीड़ा उठाया। तो मैं राठौर सर का, खालिद भाई का और राजीव सर का स्पेशल थैंक यू कहूंगा कि इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए, और इस दौर के अंदर हमारे लोगों को तेजी से ग्रोथ करने के लिए। और आज यूट्यूब के ऊपर भी डाला है, तो कोई दिक्कत एंट्री की नहीं रहेगी। मैं कल से अपनी पूरी टीम को और ज्यादा लोगों को अचीवमेंट करवाना चाहूंगा। तो राजीव सर थैंक यू वेरी मच, और राठौर सर का स्पेशल थैंक यू कि इतना अच्छा विजुअलाइजेशन करवाते हैं हमें, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शानदार लग रहा है। और कुछ चीजों के अंदर हम चूक रहे थे, वो चीजें आप जरूर जरूर अचीव करवा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और हमारे बीच में एक अचीवर और हैं जो शानदार है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो है राजू गुप्ता जी। मैं चाहूंगा एक बार आप राजू गुप्ता जी को अनम्यूट कर दीजिए। और राजू जी शॉर्ट में अपने बारे में जरूर बताइएगा, आपका जो आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं उनके बारे में जरूर बताइएगा। राजू गुप्ता जी, आप पॉपअप विंडो आ रहा होगा, आप ओपन कर लीजिएगा। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास है उनके बारे में जरूर बताइएगा। जी 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 जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। मैं अभी तो आ गया पार्क में, खेल रहा, लेकिन सुन रहा था अभी जी। और मेरा नाम राजू गुप्ता है, वैसे बिहार से हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, LLPP, लटक लटक के 5वीं पास। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन आज की ट्रेनिंग सर मैं सुन रहा था तो 2013 में जो ट्रेनिंग हुई थी शिमला के अंदर, उसकी याद दिला दिया सर आपने आज। और आप भी थे वहाँ पे। बिल्कुल। और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस तरीके की ट्रेनिंग को देख के आज यहाँ तक हूँ। क्वालिफिकेशन बता दिया आपको। जो इनकम है, जो हाईएस्ट इनकम 4,85,226 रुपए। और अचीवमेंट की बात करूँ, 2 कार लिया यहाँ से, एक स्विफ्ट डिजायर, दूसरा ऑडी Q3,
और 7 कंट्री घूम के आया इस बिजनेस के माध्यम से। और ये सब कुछ हो पाया सभी गुरुओं के माध्यम से, यानी कि जिसके टच में आ गया। 3 इडियट फिल्म देखता हूँ तो उसमें आमिर खान को हर क्लास से निकाल दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं जाके वो बैठ जाता था। यानी कि जहां से सीखने को मिले वहां से सीखिए, और ये सब कुछ हो पाया सर आप लोगों की वजह से। पूरा ग्रो रिच पार्टनर, जेके रोशन सर, संतोष सर के माध्यम से ये बिजनेस मिला था। माता रानी के नाम पे लेकर 100 रुपए लेकर ज्वाइनिंग कराए थे मेरे को। और लास्ट में एक बस छोटी सी स्टोरी, बस 15 सेकेंड की बताऊंगा कि एक होने वाली सास अपने दामाद से कहती है कि बेटा दहेज में क्या क्या चाहिए, तो वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, जिस वस्तु के अंत में र आ जाए, जैसे कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, कार, कारों में कौन सा कार, जगुआर, घर, और लास्ट में कहता है आदि, यानी कि जो जो चीज आए। तो उसकी माँ कहती है, जो होने वाली सास थी, ये ले बेटा स्वेटर, बन के आना दूल्हा, ये रहा लाइटर, जलाते रहना चूल्हा, और ये रही सब्जी टमाटर और मटर, बनाना चटर पटर, और ये रही बेस्टी जिसमें जुड़कर बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, और अपने नीचे बनाओ 6 डायरेक्टर और खुद बन जाओ क्राउन डायरेक्टर। नहीं तो ये रही मेरी डॉटर जिसके हाथ में रहेगा हंटर। समझ गया मिस्टर? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक यू सो मच। और यही खूबी है राजू गुप्ता जी की, वो बिजनेस को भी इतने मजाक में और एंजॉय करते हुए करते हैं। ये अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं ये उसे बहुत एंजॉय करते हुए करते हैं, और पूरे लॉकडाउन में इन्होंने बहुत बढ़िया लेवल पे एंजॉय किया है और सबको एंजॉय करवाया है। थैंक यू सो मच राजू जी, एंड थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आप इस मीटिंग का हिस्सा बने। और अगले 2 दिन बहुत जरूरी है, वो जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगले 2 दिन में हम वो सारी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। गरीब लोग कैसे किसी भी चीज को देखते और सोचते और करते हैं, और अमीर लोग कैसे किसी भी चीज को देखते, सोचते और करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।